नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। आप उसको समय से देखकर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग BPSC TRI 4.0 से संबंधित क्लासे कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित व्याकरण के एक और छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए और अंत में जो MCQ दिए गए हैं उसमें आप कितना सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा और विस्तार से जानिएगा। अगर आप किसी भी स्टेट का PGT TGT स्टेट या फिर EMRS के VS का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चिन्ह विचार को देख रहे हैं। चिन्ह में थोड़ा सा लिखने में कीवर्ड का दिक्कत है, उसके कारण मिस्टेक हुआ है, अच्छा से नहीं लिखा पाया है शुद्ध रूप से, लेकिन ये सही है। तो चिन्ह विचार को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग चिन्ह विचार के में विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है। अगर आप BPSC TRI 4.0 के TGT PGT यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये 61वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 60 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से 60 तक व्याकरण है। तो व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक हो गए हैं। जो मुख्य टॉपिक है रस, अलंकार और छंद, ये 3 टॉपिक बाकी है जिसको हम लोग आगे के दिनों में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप BPSC TRI 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो इधर से PDF दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। स्टेट के लिए आपको इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है तो इधर से आपको PDF भेजा जाएगा, जिसको आपको पढ़ने से लगभग स्टेट आपका हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं चिन्ह विचार को। इसके बारे में सभी को जानकारी है, लेकिन एक बार प्रकाश डालते हैं कैसे प्रश्न पूछा जाता है MCQ से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, चिन्ह विचार यहाँ दिया हुआ है। आप हम लोग चिन्ह विचार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि हिंदी जंक्शन पे 30 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, लेक्चर, व्याकरण के, हिंदी साहित्य के सभी का लगभग करवाया जा चुका है। जितना अच्छा कंटेंट आपको यहाँ दिया गया शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, सारा कुछ उपलब्ध है। कहीं भी प्रैक्टिस सेट लीजिएगा तो 20-25 प्रैक्टिस सेट एक पुस्तक में रहता है, जबकि हम 40 लगभग करवाया चुके हैं। तो आप खुद समझिए कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप जो सफल होइए, यही हमारी कामना है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो चलिए चिन्ह विचार को समझते हैं। हिंदी व्याकरण में चिन्ह विचार का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भाषा में शब्दों और वाक्यों का सही अर्थ व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक होता है। यानी जब कोई भी वाक्य को सही अर्थ में व्यक्त किया जाता है तो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह वाक्यों की ठहराव और भाव को समझने में मदद करता है। चिन्ह विचार को विराम चिन्ह भी कहा जाता है। अब देखिए, चिन्ह को एक प्रतीक के रूप में भी दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी वाक्य को जब समझना है, उसके भाव को जानना है, तो चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है। चिन्ह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। जैसे वह घड़ी है, तुम कौन हो। तो यहाँ देखिए, तुम कौन हो आप अलग तरह का वाक्य है, वह घड़ी है अलग तरह का वाक्य है। अब हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह है उसको देखते हैं क्या किसका प्रतीक है। तो यहाँ देखिए, पूर्ण विराम का प्रतीक इस प्रकार से है, अल्प विराम का इस प्रकार से है, अर्ध विराम का इस प्रकार से है, योजक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मय दिबोधक है,
उद्धरण चिन्ह है, एकल उद्धरण चिन्ह है, उपविराम या कोलन है, संक्षेपण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है और निर्देश चिन्ह है। तो ये जो सारे चिन्ह यहाँ दिए गए हैं, अब सभी को बारी बारी से समझेंगे। और एक बातें और बता देना चाहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में एक चिन्ह को छोड़कर, यानी ये जो पूर्ण विराम है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो हूबहू सब यही चाहता है, और पूर्ण विराम का जो चिन्ह है उसका एक फुल स्टॉप बिंदु से हो जाता है, यहाँ एक खड़ी पाई से होता है। तो सिर्फ पूर्ण विराम अलग होते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, लेकिन बाकी सब चिन्ह हूबहू वही होते हैं और नाम भी वही होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूर्ण विराम जो है हिंदी और अंग्रेजी के जो है बदलते हैं, बाकी सारे जो चिन्ह हैं उसी प्रकार काम करते हैं। तो हम हिंदी को देख रहे हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से देख रहे हैं, तो हम लोग को एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी से सभी चिन्हों को पढ़ेंगे, जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे यह घोड़ा है, वह राम है आदि। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे गोरा रंग, गारो प्रकाश मेरे शिव की झलक, चौड़ा माथा आदि। तो देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, यहाँ हम संक्षेप में बताने का प्रयास किए हैं। हम परीक्षा के दृष्टि से आपको बता रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि सरल शब्दों में आपको समझाया जा सके। तरह तरह के जो विज्ञान है सभी में अलग तरह से बताए गए हैं, लेकिन हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आप व्याकरण ले लिए हैं कोई भी प्रकाशन को तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का व्याकरण रखिए, जो वीडियो के टैग में लगाया हुआ है पुस्तक, वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक पुस्तक है और अच्छे ढंग से बताया हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। अब हम लोग जो है अल्प विराम चिन्ह को देखते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। देखिए, थोड़ी देर रुका हुआ, सुनो सुनो वह गा रही है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए विराम का है, अतः उसे आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जब शब्द रहेंगे, अब देखिए अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होगा। तो अल्प विराम का प्रयोग लगातार एक ही शब्द जो है आएगा तो वहाँ हो सकता है, और जो है थोड़ा सा ठहराव जहाँ रहे वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। आगे है अर्धविराम। अर्धविराम पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का एक ठहराव में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अर्धविराम जब किसी तथापि और यद्यपि आदि का जो शब्द है तो अर्धविराम के लिए उन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ जो है अर्धविराम से भी काम हम चला सकते हैं। तो अर्धविराम जो है पूर्ण विराम और अल्प विराम की मध्य की अवस्था है, यानी बीच की अवस्था है, जिसे अर्धविराम कहा जाता है। आप देख रहे हैं सबका प्रतीक क्या है। आगे है योजक चिन्ह। तो हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का अत्यधिक प्रयोग होता है। समास युक्त पद, पद आवृत्ति आदि पदों में को जोड़ने वाले की भूमिका में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दाना पानी, धीरे धीरे आदि। तो ये योजक चिन्ह है, यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। तो योजक चिन्ह हो गया। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका तो नाम से ही पता चलता है, जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने, जहाँ स्थिति निश्चित न हो तथा व्यंग्योक्तियों वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क्या आप पटना से आ रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। आप शायद नवादा के रहने वाले हैं। बेरोजगार इस युग का सबसे बड़ा रोजगार है ना। अब देखिए यहाँ जो है व्यंग किया जा रहा है कि बेरोजगार जो है, बेरोजगारी इस युग का सबसे बड़ा रोजगार है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बेरोजगार के जगह बेरोजगारी हो जाएगा। तो व्यंग करने के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे है विस्मयादिबाधक जो। तो जहाँ हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव व्यक्त हो, वहाँ विस्मय दिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह कितना अच्छा गीत गाया तूने, वाह कितना अच्छा गीत गाया
यशस्वी हो, तो ये जो तरह के वाक्य आएंगे तो उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी संभावना के लिए भी किया जाता है, जैसे काश आप ऐसा होते, यानी एक जो है भाव है हर्ष का, शोक का और आश्चर्य का, और कल्पना जब करते हैं तो भी संभावना दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है उद्धरण चिन्ह, तो किसी बातों को एवं पंक्तियों को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कबीर ने कहा नदियाँ एक घाट बहु तेरे आदि। तो जब किसी भी रचनाकार का पंक्ति होगा या किसी भी बातों को जो स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं तो उदाहरण में चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं उसके आगे पीछे। एक है एकल उदाहरण उसके बाद, तो इसका उपयोग किसी पुस्तक, पत्रिका, उपनाम, अखबार या रचना के नाम तथा शीर्षक के साथ तथा किसी की विशिष्टता बताने के लिए होता है, जैसे गोदान प्रेमचंद ने लिखा, हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए पत्रिका का नाम रहेगा तो वहाँ भी रहेगा, अब किसी पुस्तक का वहाँ भी, अखबार का वहाँ भी, रचना के नाम रहेगा वहाँ भी, किसी को विशिष्ट दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो एकल चिन्ह का प्रयोग इस रूप में होता है। आगे है उपविराम या कोलन चिन्ह का प्रयोग। यह चिन्ह विवरण मूलक होता है, इसका संकेत है आगे प्रस्तुत है या आगे देखें, जैसे समाचार के नाम, हिंदी के प्रमुख उपन्यास, वाक्य का विश्लेषण आदि। तो वाक्य का विश्लेषण इस चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा तो आदमी समझ जाएगा कि आगे जो है प्रस्तुत है या आगे देखना है। इसके बाद आता है संक्षेप चिन्ह, तो यह संक्षिप्तता का सूचक है। किसी शब्द को बार बार दोहराना हो तो विस्तार से बचने के लिए इस शब्द का आरंभिक एक दो वर्ण देकर शून्य यानी ये चिन्ह कर देकर के जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे तारीख के लिए ता दे करके इसका प्रयोग कर दिए, क्रमांक के लिए क्रा दे करके इसका प्रयोग कर दिए तो आदमी समझ जाता है। तो ये संक्षेपण चिन्ह है। आगे है विवरण चिन्ह। एक वाक्य के उत्तर या स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब किसी की परिभाषा देना है, जैसे शब्द या कारक, तो इसका परिभाषा देने के लिए जो है आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी इसका स्पष्ट जो है आगे व्याख्या किया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। उसके बाद है कोष्टक चिन्ह, तो एक बड़ी कोष्टक होता है, एक छोटी कोष्टक। तो वाक्य में अतिरिक्त जैसे कोई वाक्य लिख रहे हैं और बीच में किसी चीज शब्द के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना है तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बिहार में खेल विश्वविद्यालय बना है, अब देखिए खेल विश्वविद्यालय बना है तो कहाँ बना है, राजगीर में, तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके हम जो है इसका विस्तार देते हैं। उसके बाद होता है निर्देश चिन्ह, तो जब योजक चिन्ह को और लंबा कर दिया जाता है तो एक लंबा ठहराव के लिए और विराम को दर्शाने के लिए जो है निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नीचे देखिए आप निर्देश, ये कोई भी जो है लंबा दे करके उसके बाद निर्देश जो है दिया जाता है बिंदुवार, कर्म 1, कर्म 2, कर्म 3 करके निर्देश, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका निर्देश दिया जाता है, तो ये निर्देश चिन्ह है। तो इस प्रकार के जो चिन्ह हैं जिसका आपको जो है थोड़ा जानकारी रखना है, तो व्याकरण आप थोड़ा देखते रहिए। और हम एक यहाँ छोटा सा प्रयास किए हैं बताने का, बाकी कहाँ कितना हम सही हैं कितना सफल हो रहे हैं वो आपकी सफलता बताएगी। तो अब जो है इससे संबंधित बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था जिसको हम समाहित किए हैं, और बाकी जो है संभावित प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो देखिए आप बीपीएससी का जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक सेक्शन देखना होगा, क्योंकि हर एक सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता रहा है और स्वतंत्र है, क्योंकि सिलेबस नहीं है तो कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो इसी उद्देश्य से हम एक एक टॉपिक को आपको बता दिए हैं। बाकी जो सब बचा है विपरीतार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, अनेकार्थ शब्द, तो अगर रस अलंकार छंद जो है पढ़ाएंगे उसके बाद समय मिलेगा तो हम उसको भी बताने का एक कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो व्याकरण के लगभग जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जितने महत्वपूर्ण क्या लगभग सभी टॉपिक को बता दिए हैं। रस अलंकार छंद बाकी है जिसको बता देंगे। तो अब जो है हम लोग इसके एमसीक्यू को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, शुद्ध चिन्हों का प्रयोग कीजिए, यानी वाक्य में जो है शुद्ध चिन्ह का आपका प्रयोग करना है। तो देखिए हाय वह मारा गया,
अफसोस हो रहा है, विषाद है। तो यहाँ कॉमा का प्रयोग किया गया है, आप देख रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाय वाह मारा गया विष को, विस्मय दिबोधक है, बिल्कुल सही है। यहाँ आप देख रहे हैं ये चिन्ह का प्रयोग जो कि गलत है। तो विकल्प जो है ख इसका सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से हो सकता है प्रश्न पूछे, आपको शुद्ध वाक्य करने के लिए भी दे सकता है। तो इससे आपको बचना है। और चौथा और पांचवा जो विकल्प रहता है उस पर आपको जो है डिस्टर्ब से बचना है। तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट कीजिए 5, 7, 8 बार। और जितने भी लेक्चर करवाए गए हैं 4-5 बार देखते रहिए, क्योंकि वैकेंसी हो सकता है मई के अंतिम वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए ताकि तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन अल्पविराम चिन्ह है? तो अल्पविराम चिन्ह कौन है आपको बताना है। तो कॉमा को जो है अल्पविराम कहा जाता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। यानी कॉमा को जो है अल्पविराम चिन्ह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध नहीं है आपको देखना है। तो जैसे वह राम है, बिल्कुल सही चिन्ह का प्रयोग किया गया। काश ऐसा होता, ये भी सही है। और एक तुम हो। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है और नहीं पूछा है। तो विकल्प अंग हो जाएगा, और में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, सही हैं। तो विकल्प अंग इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी के उपनाम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी के उपनाम के लिए एकल उद्धरण जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो एकल चिन्ह में इसको जो है प्रयोग करके दिनकर ऐसे करके जो है उसको बांधते हैं, तो उपनाम है दिनकर। तो उपनाम के लिए जो है एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे आपको जो है ध्यान देना है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आज 5 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और यहाँ से कम प्रश्न पूछा जाता है। और जो भी प्रश्न है तो ऊपर बताया गया है चिन्ह और उसका जो है संकेत, तो उसको आप देख लीजिएगा। किस एक चिन्ह को छोड़कर अंग्रेजी और हिंदी सभी वैसे ही प्रयोग होता है? अंग्रेजी और हिंदी में वैसे ही प्रयोग होता है, यानी एक जैसा। तो ऊपर हम चर्चा किए थे कि पूर्ण विराम जो चिन्ह है उसको जो है हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग होता है। जैसे अंग्रेजी में एक बिंदु देते हैं तो फुल स्टॉप हो गया, और हिंदी में खड़ी पाई से जो है पूर्ण विराम हो गया। तो ये दोनों का अलग अलग है। पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग होता है, बाकी सारे चिन्ह हूबहू प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है आपको बताया गया है, जिसको आप अच्छे से अगर देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है इसमें 5 MCQ में कितना सही किए हैं कमेंट करके बताइए। और ये जो टॉपिक था छोटा सा एक टॉपिक बनाए थे, क्योंकि हर एक टॉपिक को जानना ज़रूरी है। आपको दिमाग में रहे कि ये भी टॉपिक आपको व्याकरण में देखना है, ताकि हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछ दे तो आप जो है कंफ्यूज ना करें। तो जब वाक्य अशुद्धि और शुद्धि देता है तो उसमें चिन्ह का भी आप जो है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ताकि आप जो है एक एक नंबर को अपने मेरिट में जोड़ करके अपना मेरिट पक्का कर सकें। तो आज जो है चिन्ह विचार या विराम चिन्ह को मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। कितना हम सही बताए हैं वो आप खुद बताइएगा, और हम आशा करते हैं कि आपके तैयारी की भूमिका में जो है महत्ता जो है इसकी बनी रहेगी, और अपनी तैयारी को आप बेहतर करते रहेंगे। अगर आप BPSC TG 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपये आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF दे देंगे। और स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है, तो इधर से हम PDF देंगे, जिसको आप पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, तो आपका स्टेट लगभग 100% हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं, अलग से कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।